नमस्कार। इस लॉकडाउन के समय में सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही कठिन समय चल रहा है। तो इसी संदर्भ में जो है यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए यह वीडियो विशेष तौर पे तैयार किया गया है, जिसमें हम गणित विषय का अध्ययन करेंगे। और गणित विषय में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा संबंध एवं फलन। देखिए बच्चों, ये एक बेसिक चैप्टर है आपका है, और याद रखना है कि ये चैप्टर अभी आप पढ़ेंगे, इसके बाद से आप बीएससी यानी ग्रेजुएशन में भी जब जाएंगे तो ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इट इज़ ए वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, इसलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना होगा। बहुत सारे बच्चे संबंध और फलन के बीच में उनके बीच में कन्फ्यूजन उनको रहता है, उनको समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरह से समझा जाए। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जैसे कि हम संबंध की अगर बात करेंगे, संबंध की बात करेंगे, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से संबंधित होती है, या उनके बीच में एक परिभाषा हम दे सकते हैं, उनके बीच में एक संबंध की व्याख्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संबंधों का निर्माण होता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि जो रमेश है, ये रमेश जो है ये विपुल का भाई है। रमेश क्या है भाई? विपुल का भाई है। तो अगर मैं ये कथन कहता हूँ कि रमेश विपुल का भाई है, इसका मतलब कि रमेश और विपुल के बीच में एक क्या है? संबंध है। यानी कि अगर आप कहना चाहेंगे कि रमेश इज रिलेटेड टू विपुल, रमेश इज रिलेटेड टू क्या हो गया? विपुल। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इस तरीके से ये एक संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं। अगर हमने कहा लखनऊ उत्तर प्रदेश की, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो लखनऊ, अगर हमने कहा लखनऊ उत्तर प्रदेश की एक राजधानी है, तो लखनऊ का उत्तर प्रदेश से भी एक संबंध स्थापित होता है, यानी ये भी एक संबंध को की व्याख्या करता है। ठीक है, अब हम गणित में जब इसकी बात करते हैं तो गणित में बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियां जो होती हैं वो संबंध को प्रदर्शित करती हैं बहुत सारे चरों के बीच में। जी हाँ, चरों के बीच में भी संबंध हम दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं, जैसे कि यक्स जो है वाई से क्या है? बड़ा है। हमने कहा यक्स क्या है? वाई से बड़ा है, यानी कि यक्स इज ग्रेटर दैन व्यू वाई, यानी हम कहेंगे यक्स इज रिलेटेड टू वाई। यक्स किससे जुड़ा हुआ है? यानी यक्स का संबंध किससे है? वाई से है। ठीक है, तो इसको जब हम संबंध के बारे में बात करते हैं तो ऐसे अगर कोई भी दो एलिमेंट जो आपस में जुड़े होते हैं उनको एक रिलेशन के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कोई भी संबंध के जो अवयव होते हैं वो क्रमित युग्मों के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है ना, वो क्रमित युग्मों के रूप में लिखे जाते हैं। क्रमित युग्म क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। एक और देखिएगा, इसमें एक और उदाहरण हम समझते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा कि त्रिभुज ए बी सी यह सर्वांगसम त्रिभुज है पी क्यू आर, यानी कि हम दो त्रिभुजों की इस तरीके से बात कर रहे हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरीके से एक त्रिभुज का संबंध दूसरे त्रिभुज के साथ स्थापित हो रहा है, यह भी एक संबंध को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार से एक और कथन हम ले सकते हैं कि एक रेखा ए बी समानांतर है पी क्यू के। एक रेखा ए बी यह समानांतर है पी क्यू के, तो इस नाते रेखा ए बी का संबंध पी क्यू के साथ स्थापित हो रहा है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से भी अभी पढ़ेंगे। फिलहाल एक मोटा मोटी तौर पर हमको संबंध को समझना है कि जो संबंध होता है ये किन्हीं भी दो राशियों के बीच में किसी एक व्याख्या के द्वारा या परिभाषा के रूप में जुड़ा होता है, जिसको हम व्याख्यात कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कह सकते हैं। जैसे कि रमेश विपुल का भाई है, तो यहाँ पे संबंध किस प्रकार का है? भाई का संबंध है। ठीक है, यहाँ पे संबंध है भाई का। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग और समझेंगे, संबंधों के बीच का ऑपरेशन को समझेंगे, और भी संबंधों का निर्माण किस तरीके से होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, फिलहाल अब आगे देखिए। अभी जब संबंध की बात हम करते हैं तो संबंध में अगला जो नाम हमारा आएगा वो होता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है,
क्रमित युग्म को अंग्रेजी में ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। क्रमित युग्म क्या होता है? कहा जाता है कि अगर हमने कोई भी दो अवयव लिया ए और बी और इन दोनों अवयवों को एक ऐसे समुच्चय के रूप में लिखा जाए जिसको छोटे ब्रैकेट में कॉमा करके लिखा जाता है, तो ये जो अवयव हमारे सामने मिलता है, ये जो समुच्चय हम कह सकते हैं, जो समुच्चय हमको जो मिलता है जिसके दो अवयव होते हैं जिनको कॉमा के द्वारा अलग किया जाता है, इनको हम क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि ए कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट में लिखा गया है, यह एक क्रमित युग्म को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी दो चीजें आपस में किसी रिलेशन के द्वारा जुड़ी हुई हैं या उनका आपस में कोई संबंध है तो उनको क्रमित युग्म के रूप में लिखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि कोई भी दो चीजें अगर किसी नियम के द्वारा, किसी परिभाषा के द्वारा, किसी सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए अगर आपस में जुड़ी हुई हैं तो उनको क्रमित युग्म के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हमने कोई क्रमित युग्म लिखा तो यह एक और विशेषता को प्रदर्शित करता है, यह किसी कार्तीय तल के निर्देशांक को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? देखिएगा, ये मैंने क्या कहा, ये जो क्रमित युग्म है यह किसी कार्तीय तल के निर्देशांक को भी प्रदर्शित करता है। अब आप समझना है कार्तीय तल यानी कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो याद रखना है, जिस तरीके से किसी भी पॉइंट को, किसी स्थान का अगर हमको पता लगाना है तो हमको कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से द्विविमीय आकृतियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, या किसी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में किसी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो उसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। कार्टेशियन प्लेन का निर्माण होता कैसे है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो रेखाएं परस्पर लंबवत खींचते हैं और जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि क्षैतिज रेखा है, यह एक्स अक्ष को प्रदर्शित करता है और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है यानी कि जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह जो है वाई एक्सिस को प्रदर्शित करता है। तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लें, पी पॉइंट अगर ले लें तो यह पॉइंट क्रमित युग्म के रूप में लिखा जाएगा। और अगर हमने कहा कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक अगर एक्स वाई है तो इसका मतलब होता है कि यक्स यहाँ पर क्या है, यक्स है यक्स अक्ष के अनुदिश, यक्स अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी। याद रखना है, यक्स क्या प्रदर्शित करेगा, यक्स प्रदर्शित करेगा यक्स अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी, और वाई क्या प्रदर्शित करेगा, वाई प्रदर्शित करेगा वाई अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट को भी, कोई भी क्रमित युग्म है, ये किसी कार्तीय तल में किसी निर्देशांक को प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां पर यक्स क्या होता है, यक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है, वाई क्या होता है, वो वाई अक्ष पर चली गई या वाई अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी होती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला जो बात हम करेंगे वो ये करेंगे कि दो क्रमित युग्मों की तुलना कैसे किया जा सकता है। क्रमित युग्मों का अगर हमको तुलना करना है तो क्रमित युग्म का तुलना कैसे किया जाएगा। देखिएगा, क्रमित युग्म का तुलना करना, ठीक है। देखिएगा, अगर मान लीजिए बच्चों कि अगर कोई हमने क्रमित युग्म का कोई अवयव लिया या कोई क्रमित युग्म हमने लिया एक्स वाई, और इस एक्स वाई का मान किसी दूसरे क्रमित युग्म ए बी के बराबर है, तो याद रखना है ये बराबर तभी होगा जब इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर होगा और इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के बराबर होगा। मतलब कि इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन इट मीन्स दैट कि एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी, इट मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी। इसका मतलब हुआ कि x का मान a के बराबर होगा और y का मान b के बराबर होगा। अब इस पर आधारित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और हम उसको लगा सकते हैं कि अगर इस तरीके से कोई सवाल दिया गया है इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर के आपस में तुलना किया गया है तो हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए बच्चों, एक प्रश्न दिया गया है कि यदि x प्लस वाई कामा 1 इज इक्वल टू 3 कामा x माइनस वाई। देखिएगा,
x प्लस वाई कामा 1 इज इक्वल टू 3 कामा एक्स माइनस वाई, ये दोनों क्रमिक युग्म आपस में बराबर है। आपको क्या सवाल दिया गया है? आपको x का और y का मान निकालना है। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी दो क्रमिक युग्म आपस में बराबर होते हैं तो वो बराबर कब होंगे? वो बराबर तब होंगे जब उसके पहले अवयव का मान दूसरे वाले के पहले अवयव के मान के बराबर होगा और दूसरा अवयव अगर दूसरे वाले के दूसरे अवयव के बराबर होगा। अर्थात x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर हम सरल करते हैं, दो समीकरण बना, युगपत समीकरण बना। इन दोनों युगपत समीकरणों को अगर जोड़ा जाएगा तो देखिएगा y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4/2, 2 बार में कटेगा, x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब आप x की सहायता से y का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप x का मान रख दीजिए पहले समीकरण में, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, 2 को ट्रांसफर करेंगे -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। यानी इस तरीके से इस सवाल के लिए हमारा x का मान 2 है और y का मान कितना है? 1 है। ठीक है, तो हमने कैसे किया? देखिएगा ये दोनों क्रमिक युग्म अगर आपस में बराबर है तो हमने पहले अवयव को पहले के बराबर कर दिया, दूसरे को दूसरे के बराबर कर दिया। इस तरीके से जो समीकरण आपके बनते हैं, दोनों समीकरणों को हल करने के पश्चात हम उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। x माइनस 1 कामा 2 इज इक्वल टू 2 कामा 2, आपको ये मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा दूसरा अवयव तो आपस में पहले से क्या है? बराबर है, तो उसकी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर पहला अवयव पहले के बराबर होगा, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2, -1 को ट्रांसफर करेंगे तो +1 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान सा सवाल था, मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद से हम कुछ और ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सही ढंग से अगला जो हमारा पॉइंट है, क्रमिक युग्म का कार्तीय गुणन। क्रमिक युग्म का कार्तीय गुणन किस प्रकार से किया जाता है? ठीक है, तो क्रमिक युग्म का कार्तीय गुणन कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो समुच्चय हैं A एंड B। हमारे पास दो समुच्चय हैं A एंड B और हमने A अगर कोई एलिमेंट लिया A का और स्मॉल b कोई एलिमेंट लिया B का, यानी कि इफ A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, तो A और B का कार्तीय गुणन कैसे लिखा जाएगा? A और B का जो कार्तीय गुणन होगा, A और B का जो कार्तीय गुणन होगा उसको A क्रॉस B लिखा जाएगा और उसके जो एलिमेंट होंगे वो किस तरीके के होंगे? उसके जो एलिमेंट होंगे वो AB तरीके के होंगे, जहाँ A बिलोंग्स टू A होगा और B बिलोंग्स टू क्या होगा? B होगा। यानी कि हमने अगर A और B कोई दो समुच्चय लिया और A का एलिमेंट है, B का एलिमेंट है, तो A और B का जो कार्तीय गुणन होगा उसके सभी के सभी अवयव क्रमिक युग्मों के रूप में मिलेंगे, जो इस प्रकार से लिखे जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें A इक्वल टू कितना है? 3 4, B इज इक्वल टू कितना है? 2 3 4 और हमको क्या निकालना है? A क्रॉस B। ठीक है, हमको निकालना है A क्रॉस B, यानी कि 3 4 मल्टीप्लाइड कार्टेशियन मल्टीप्लाइड 2 3 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं। हमने क्या बताया? हमने कहा कि कार्तीय गुणन के फलस्वरूप जो भी अवयव मिलते हैं वो क्रमिक युग्मों के रूप में मिलते हैं। तो सबसे पहले इसका हम गुणा करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला अवयव हमारा होगा 3 2, दूसरा होगा 3 3, अगला होगा 3 4,
ठीक उसी तरीके से अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे, 4 2, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 3, फिर अगला एलिमेंट क्या होगा 4 4। यानी इस तरीके से ए और बी का जो कार्तीय गुणन मिला वो हमारा इस तरीके से मिलेगा, जिसके एलिमेंट्स यानी ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से हमको मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको ये उदाहरण जो है समझ में आया होगा। आइए एक उदाहरण के द्वारा और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक प्रश्न दिया गया है जिसमें a इक्वल टू ए बी सी एंड b इज इक्वल टू 1 2। अब a और b का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्तीय गुणन होगा, वो कैसे होगा, तो आपको तरीका पता है। a क्रॉस b इज इक्वल टू पहला एलिमेंट हमको क्या मिलेगा a1, दूसरा क्या मिलेगा a2, फिर अगला क्या मिलेगा b1, फिर क्या मिलेगा b2, फिर क्या मिलेगा c1, फिर क्या मिलेगा c2। ठीक है ना। तो इस तरीके से a और b का कार्तीय गुणन यहाँ से हमारा निकल करके सामने आता है और ये बहुत ही आसान है। तो आइए कुछ विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा इसकी और भी संक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 3 एंड c इज इक्वल टू 3 7। आपको किसका मान निकालना है, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेशनल क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। इसके लिए आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट में आपको बस इतना रखना है, यूनियन का मतलब है सबको मिला करके, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। यानी कि अगर दो समुच्चय हैं, दोनों समुच्चय का हमको यूनियन सम निकालना है, तो इसका मतलब कि हमको दोनों को क्या करना होगा, दोनों के सभी अवयवों को क्या करेंगे, मिला देंगे। जो अवयव दोनों में होंगे उनको केवल एक ही बार लिखा जाएगा। और इंटरसेक्शन जब भी निकालते हैं उसमें हम केवल उन्हीं अवयवों को लेते हैं जो दोनों समुच्चय में कैसे होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन 2 पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b, उसके बाद से आप क्या निकालेंगे a क्रॉस c। और जब आपने a क्रॉस b और a क्रॉस c निकाल लिया तो उसके बाद आप उसका क्या निकाल देंगे, यूनियन, मतलब दोनों को अवयवों को क्या कर देना है, मिला देना है। लेकिन याद रखना है कि अगर कोई एलिमेंट दोनों में आया हुआ है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं a क्रॉस b। ठीक है, तो a क्रॉस b देखिएगा ध्यान से, a ये है b ये है, दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, तो देखिएगा 1 2 1 3 2 2 एंड 2 3। ठीक है ना। उसी तरीके से हम a क्रॉस c को निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे a और c का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 3, ये क्या हो गया 1 7, यहाँ क्या हो गया 2 3, फिर क्या हो गया 2 7। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने a क्रॉस b और a क्रॉस c निकाले, जो कि आसान काम है। अब हमको चाहे इसका इंटरसेक्शन निकालना हो चाहे यूनियन निकालना हो, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं दोनों आपको बता देता हूँ, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c क्या होगा। मैंने कहा कि आपको दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिला करके लिखना है। ठीक है, तो आप इन दोनों के अवयवों को मिला के लिखेंगे। तो देखिए 1 2 लिख लिया, 1 3 लिख लिया, 2 2 लिख लिया, 2 3 लिख लिया। अब देखिएगा 1 3 इसमें भी है, इसमें भी है। हमने इसको पहले ही लिख लिया है तो अब इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 2 हमने इसके बाद से 1 7 देखिएगा, इसमें नहीं लिखा है, हमने 1 7 को उतार लिया। इसके बाद से 2 3 देखिएगा, दोनों में मेंशन है, इसलिए 2 3 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 7 इसमें नहीं है तो हमने 2 7 को भी क्या किया, उतार दिया। तो दिस इज आवर रिजल्ट, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। अगर सवाल ये देता
कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, दिस इम्प्लाइज दैट। तो हमको उन अवयवों को ढूंढना होगा जो दोनों समुच्चयों में क्या है, मौजूद हैं। तो आप जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1 3 इसमें भी मौजूद है, 1 3 इसमें भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2 3 इसमें भी मौजूद है, 2 3 इसमें भी मौजूद है। यानी कि क्रमित युग्मकों के रूप में दो अवयव दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, एक एलिमेंट हमने ले लिया 1 3 और दूसरा एलिमेंट हमने क्या ले लिया 2 3। यह हमारा क्या हो गया रिजल्ट, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से ऑपरेशनल क्वेश्चंस को हम लगाते हैं और इस तरह से ऑपरेशंस को समझना होगा। पहले आपको समुच्चय की अवधारणाएं समझ में आनी चाहिए, फिर उनकी जो संक्रियाएं होती हैं और उनके जो लॉज होते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आइए एक उदाहरण और समझते हैं और फिर इसके द्वारा आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और ये क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ ये आपको खुद लगाना है, आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा, यदि आप नोट कर लीजिए A बराबर AB, B बराबर 2 3, C बराबर 3 7, तो आपको मान निकालना है। आपको किसका मान निकालना है, A क्रॉस B यूनियन C, दूसरा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तीसरा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, और चौथा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। तो आपको इन चारों का मान निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में इसके आगे के पार्ट के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा संबंधों का निर्माण होता है और संबंधों की परिभाषाएं कैसे दी जाती हैं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप निश्चित रूप से घर पे पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। इस विषम परिस्थितियों में हौसलों को बनाए रखना है ताकि एक मजबूत भारत के भविष्य का निर्माण किया जा सके। आप सभी का धन्यवाद।